नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं राजस्थान बुलेटिन की। और आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती आई है। और सीएम ने यह भी कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और आपको बताते चलें कि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से राजनीति की जा रही है उसे लेकर सीएम गहलोत की तरफ से ये कटाक्ष किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब कब तक धर्म की राजनीति करेगी। सीएम गहलोत ने आगे लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप सिविल सोसाइटीज का प्यार करना सीखो, आपको आनंद की अनुभूति होगी, ये आपको सच्चाई बताएंगे। आप भाषणों में इतनी बातें करते हो, आज पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में एक धर्म की राजनीति हो रही है। ये खुलेआम होने लगा है, इसीलिए मैं चिंतित हूं कि लाखों लोग चिंतित हैं। इसी के साथ ही सीएम गहलोत ने अग्निपथ को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा है कि अग्निपथ इस साल के सबसे बड़ा मजाक होगा। 4 साल की नौकरी और उसके बाद घर बैठ जाओ। जवानों को 22 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा। अब 2 साल बढ़ाकर 24 साल कर दिया गया है। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। ऐसे में चुनावी बिसात अभी से सजना तैयार शुरू हो चुकी है। और इसी बीच राजस्थान में अब असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के आगे आने की वजह से ये घोषणा जारी हुई है कि 2023 विधानसभा चुनाव को और रोचक बना दिया जाएगा। आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी मौजूदा कांग्रेस सरकार में उनके लिए वोट बैंक में सेंध मार कर सकती है। प्रदेश के मुस्लिम वोटरों के अनुसार कई सीटों पर कांग्रेस के समीकरण बिगड़ सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, लेकिन ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि उनकी पार्टी की नजरें मुस्लिम वोटरों के भरोसे ही मैदान में उतर रही हैं। ओवैसी के राजस्थान आना सबसे बड़ा कारण है। यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक 2011 में जनगणना में यहाँ मुस्लिम जनसंख्या 9% से अधिक थी, लेकिन माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव तक इसमें 2 से 3% का इजाफा हो जाएगा। ये कांग्रेस का ही परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। राजस्थान के पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों पर निशाना साधा है। एक सवाल के जवाब में मुरारी लाल ने कहा है कि अपनी भावना व्यक्त करना नाराजगी नहीं होती है, चाहे वो भावना आम आदमी की हो या मंत्री की। उन्होंने कहा है कि अपनी भावना से दूसरे लोगों को अवगत कराना भी नाराजगी नहीं होती है। अगर कहा गया कि अगर कोई हमें आकर बार बार अपना काम बताता है तो इसका मतलब नाराज होना नहीं है, क्योंकि अपनी बात तो जनता भी हमें बार बार कहती है। इसलिए नाराजगी का मुद्दा अलग होता है और काम की बात रखना अलग। उल्लेखनीय है कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक गहलोत कैंप के माने जाते हैं। और साल 2020 में जब पायलट ने बगावत की थी तो उस समय सरकार बचाने में इन विधायकों की निर्णायक भूमिका रही थी। उन्होंने कहा है कि पिछली बार जब हम कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उस समय भी हमने कोई शर्त नहीं रखी थी। इस बार भी हमारी जानकारी के अनुसार बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों ने कोई शर्त नहीं रखी है। साथ ही साथ मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जिस मंत्री को जो काम मिला है उसे अपने काम को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना चाहिए। और इस बीच बेसिक शिक्षा विभाग में लिपिकों के तबादलों में गड़बड़ियां पाई गई। 70% मामलों में एक ही पद पर 2 लोगों को तैनात कर दिया गया है। और विभाग के अपर शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जांच रिपोर्ट महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को सौंप दी है। रिपोर्ट में विसंगति के लिए दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि तबादलों की विसंगति को ठीक किया जाएगा। स्थानांतरित किए गए 1043 लिपिकों में से अभी तक 775 लिपिकों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना है। जिन तबादलों में विसंगति पाई गई है उसमें 70% ऐसे हैं जहां पर एक ही पद पर 2 लोगों को तैनाती दी गई है, या फिर जहां से लिपिकों का तबादला हुआ है वहां पर भी तैनात हैं या नहीं। अधिकारियों का मानना है कि लिपिकों के सही पटल की जानकारी अपडेट न होने के कारण ये विसंगतियां हुई हैं।
और राज्य के अनेक जिलों में गौवंश पशुओं में ढेलेदार त्वचा रोग का प्रकोप बढ़ रहा है। ये देखते हुए पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया जिला स्तरीय बैठक करेंगे और एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि पशुओं में इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कटारिया सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ऑनलाइन ये बैठक करेंगे। ऑनलाइन बैठक 3 अगस्त को की जाएगी, जहां पर आपको बता दें कि प्रवक्ता के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, नागौर और बीकानेर जिलों में गौ जातीय पशु में यह बीमारी फैल रही है। राज्य सरकार इस बीमारी को लेकर काफी सतर्क भी है और राज्य के पशुपालन मंत्री कटारिया ने जोधपुर जिले के फलौदी और आसपास के इलाकों में पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। बताया जा रहा है कि प्रत्येक प्रभावित जिलों को पहले ही 1-1 लाख रुपए और पाली क्लिनिक को आवश्यक दवाएं खरीदने के लिए 50,000 रुपए जारी किए जा चुके हैं। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की मुहिम को राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने बहुत गंभीरता से लिया है। इसका उदाहरण जयपुर शासन सचिवालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक द्वारा फोन पे पर 20,000 रुपए की घूस ली गई। बता दें कि पूरे मामले में एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी गई है। एसीबी मुख्यालय में निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा अरुण कुमार अटल कनिष्ठ सहायक कार्यकालय संयुक्त सचिव और जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग शासन सचिवालय जयपुर द्वारा परिवादी से 20,000 रुपए रिश्वत राशि ऑनलाइन फोन पे के माध्यम से लेने का प्रकरण दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक और महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया है कि एसीबी की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके अनुकंपात्मक नियुक्ति होने पर इच्छित स्थान पर पदस्थापन करने की एवज में अरुण कुमार अटल कनिष्ठ सहायक कार्यालय और संयुक्त सचिव समेत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा सचिवालय जयपुर द्वारा 20,000 रुपए रिश्वत धनराशि मांगी गई है। खबर अब राजस्थान के धौलपुर से है, जहां सरकार के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के बेटे और भाजपा के कद्दावर नेता अशोक शर्मा का बुधवार की तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अशोक शर्मा के निधन की खबर जिले भर में फैल गई है और सुबह से ही उनके आवास पर राजनेता, समाजसेवी और जिले भर के लोगों का आना जाना लगा हुआ है। बता दें आपको कि जिले भर के लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके आवास पहुंच रहे हैं। और अब आपको बताते चलें कि अशोक शर्मा राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और ब्राह्मण समाज के बड़े नेता रह चुके हैं। बनवारी लाल शर्मा के बड़े बेटे हैं और साल 2008 में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के अब्दुल सगीर ने उनको हरा दिया था। इसके बाद अशोक शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के माध्यम से भाजपा में शामिल हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा उनको साल 2018 में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन निकटतम प्रतिद्वंदी रोहित बोहरा से वो चुनाव हार गए। और डूंगरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक शराब तस्कर के द्वारा शराब से भरी एक फॉर्च्यूनर कार से फिल्मी स्टाइल में 10 जगहों पर नाकेबंदी तोड़ने का मामला सामने आया है। तस्कर ने अपनी कार से आसपुर, दोवड़ा, वर्दा, सांगवाड़ा, चीतरी थाना क्षेत्र और ऐसे तमाम जगहों पर नाकेबंदी तोड़ दी। और वहीं आपको बताते चलें कि सागवाड़ा में पुलिस की जीप को क्षतिग्रस्त करते हुए पुलिस पर कार चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। इसके बाद बांसवाड़ा जिले के अर्थोना थाना क्षेत्र में ये कार जाकर पलट गई है, जिसके बाद अर्थोना पुलिस ने कार को जब्त करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार में लाखों की अंग्रेजी शराब भरी हुई थी और कार चला रहे शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्थोना थाना पुलिस अब शराब तस्कर से पूछताछ कर रही है। और राजस्थान में इन दिनों मंकी पॉक्स का भी कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला सामने आ चुका है। किशनगढ़ से संदिग्ध मान जयपुर RUHS रेफर कर दिया गया और मरीज की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है।
इसी के बाद ही ये पता चल पाएगा कि मरीज को मंकी पॉक्स हुआ है या नहीं। आपको बता दें कि RUHS अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने कहा है कि SMS और पुणे लैब में मरीज का सैंपल भेजा जा चुका है। अब SMS और पुणे लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही ये पुष्टि की जाएगी कि आखिर इस युवक में बीमारी क्या है। फिलहाल मरीज को आइसोलेट किया गया है और मरीज में शुरुआती लक्षण चिकन पॉक्स जैसे देखने को मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी तय की जाएगी। और बता दें आपको कि जो मरीज है उसे मंकी पॉक्स है या नहीं, इस पर अभी भी संशय की स्थिति है। पुणे की लैब से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर मरीज की बीमारी का सामना किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि अभी तक RHQSS के डॉक्टर का कहना है कि मरीज में चिकन पॉक्स जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रेफर होकर आए मरीज का WHO की गाइडलाइन के तहत इलाज शुरू कर एहतियात बरती जा रही है। ये संदिग्ध मरीज बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई कर रहा था। और आपको ये भी बता दें कि बेंगलुरु से वापस राजस्थान ये अपने घर लौटने के बाद लक्षण दिखाई दिए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बेंगलुरु में जिस भी व्यक्ति के साथ ये मरीज रह रहा था उसमें भी ये लक्षण दिखाई दिए हैं। और इसी कड़ी में खबर अब आगरा से है, जहां 55 साल की उम्र में ममता गुप्ता नाम की इस छात्रा ने 12वीं की कक्षा पास की है। बता दें आपको कि इससे एक बार फिर से सिद्ध हो गया है कि पढ़ने या सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ममता की इसी लगन और मेहनत को देखते हुए सेवा आगरा ने उसे सम्मानित किया है। आपको बता दें कि ममता के परिवार का भी इस बीच बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने ममता का साथ दिया। दरअसल बचपन और युवा अवस्था में न पढ़ाई कर सकी ममता और आधी उम्र पर आकर पति ने जब उनका साथ दिया तो उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से इस परीक्षा को पास किया है। आगरा के कमलानगर तेजनगर की रहने वाली ममता गुप्ता बताई जा रही हैं, जिन्होंने 55 साल की उम्र में 12वीं की जो पढ़ाई है वो पूरी की है। और अयोध्या में रोहनाही के मुस्लिम इंटर कॉलेज में हिंदू बच्चों और मुस्लिम बच्चों में विवाद हो गया। इसके बाद हिंदू छात्रों पर की गई कार्रवाई से नाराज अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने रोहनाही कूच का प्रयास किया है। इस बीच आपको बता दें कि कड़ी मुशक्कत के बाद DSP अयोध्या ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंचकर नियंत्रण किया। तो वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जनपद अयोध्या के रोहनाही में एक मुस्लिम के द्वारा बनाया गया विद्यालय, जिसमें मुगल आक्रांताओं की प्रशंसा की जा रही थी, उसमें 2 देशभक्त बच्चे थे। उनको अच्छा नहीं लगा तो वो महाराणा प्रताप की चर्चा करने लगे, तो उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। ये जैसे ही मुझे समाचार मिला मैं बड़ा आहत हुआ। अभी तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि संतोषजनक कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही मैं निकलने लगा तो प्रशासन ने बताया कि उस पर जांच चल रही है, मुकदमा लिखा जा चुका है और इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी संवैधानिक को की जाएगी। तो मैं प्रतीक्षा करूंगा 1 हफ्ते तक, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में किसी विद्यालय में मुगल आक्रांताओं की प्रशंसा हो, जिन लोगों ने देश को लूटा है, आतंकवादियों की प्रशंसा हो और देशभक्तों की चर्चा करने पर उनको पनिशमेंट में उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया। देखिए, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो बातें हैं उसके संबंध में ऑलरेडी पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा चुका है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर जांच कमेटी बैठा करके कार्रवाई की जा रही है। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निस्संदेह जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। किसी भी प्रकार की कार्रवाई में कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। और महाराज जी को मैंने यह आश्वासन दिया है कि जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग द्वारा उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से की। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता बद्री नरेश अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल मुहर्रम पर्व से पहले ही बीच रास्ते पर एक मस्जिद के प्रकार के एक गेट बना दिया गया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि गेट के नीचे से हिंदुओं को जाने के लिए बाध्य किया जाता है। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन बावजूद इसके तहसील और जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी की वजह से ये लोग धरने पर बैठे हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि इस गेट को तुरंत हटवाया जाए, फिर धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। तो वहीं क्षेत्रीय लोगों में चर्चा है कि मुहर्रम के त्योहार पर यह नई परंपरा खोली गई है। इसके पहले भी गेट मुहर्रम के बनाए जाते थे और दोनों तरफ बल्ली लगाकर उस पर चांदनी लपेटी जाती थी।
इस तरह का गेट नहीं बनाया जाता था जो इस बार बना है और इसी वजह से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मामला ये है कि पूरे मुहर्रम भर 15 दिन 10 दिन पहले ही से सड़क पर शेखपुर आशिक में एनक्रोचमेंट करके सड़क के आर पार मस्जिद नुमा एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है और उसमें पता नहीं उनकी भाषा में क्या क्या लिखा है और हिंदुओं को बाध्य करा जाता है कि उसके नीचे से जाइए आप। ये तो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच। और अब आपको बता दें कि आज तिरंगा रैली का शुभारंभ जिलाधिकारी नवनीत चहल ने हरी झंडी दिखाकर किया है। तिरंगा रैली मुख्यालय कलेक्ट्रेट से राजीव भवन तक निकालकर 51 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा झंडा लेकर हर घर तिरंगा में झंडारोहण के प्रति जन को जागरूक किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा राष्ट्रगीत भी गाया गया और इस मौके पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी नितिन गौड़ और जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी करण चौधरी भी मौजूद रहे। और अलीगढ़ में मुहर्रम को लेकर ताजिया दफन किए जाने की तैयारियों को लेकर डीआईजी दीपक कुमार ने करबला का निरीक्षण किया है। डीआईजी दीपक कुमार ने बताया है कि मुहर्रम में रसूल पाक के नवासे इमाम साहब की याद में मातम जुलूस निकाला जाता है। पिछले 2 साल कोरोना काल में ये जुलूस नहीं निकाला गया और इस बार परंपरा के अनुसार जुलूस निकाला जा रहा है। बताया गया है कि जो भी इस त्योहार की परंपरा है उसके अनुरूप मुख्यमंत्री जी के निर्देश और परंपरा के तौर से मनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शिया धर्मगुरुओं से बातचीत की गई है और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि शांति व्यवस्था के साथ जुलूस निकाला जाएगा और पुलिस प्रशासन भी इस जुलूस में पूरा सहयोग करेगी। आशूरा के ताल्लुक से लगातार मीटिंगें तो चली रही है। अभी डीएम एसएसपी साहब ने एक मीटिंग ली थी, उसके बाद एसपी सिटी एडीएम सिटी साहब ने भी ली थी मीटिंग, लेकिन आज पर्सनली डीआईजी साहब ने मुआयना किया पूरी करबला का। डीआईजी साहब के साथ जितने शिया उलमा हैं वो सब लोग मौजूद रहे हैं। थियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मौलाना तैयब रज़ा, मौलाना तकी, मौलाना हसन मोहम्मद, मौलाना मजलिसी, मौलाना गुलाम रज़ा और मौलाना गुलाम हैदर साहब, ये जितने भी शिया कम्युनिटी के पेश नमाज और जितने लोग हैं वो सब लोग मौजूद रहे। साथ में शहर के मेयर फुरकान साहब ने भी दौरा किया था। यहाँ की तमाम